After a brief analysis of Laplace transform, today we are going to start the another integral transform which is known as Fourier transform. Actually, I have not detailed the analysis of Laplace transform. We will again see Laplace transform after a brief analysis of this Fourier transform, because it is necessary for your examination and your examination is at hand. So I have not completely discussed Laplace transform. Only the concept which will be needed for your present examination, I have discussed only those things. But after the analysis of this Fourier transform, we will again see some more concept regarding the Laplace transform. So first of all, you have to know this Fourier transform is of more practical application in physics. खास करके अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ इस फूरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत ही विविड यूज होता है, काफ़ी यूज होता है उसका। और इस दृष्टि से फूरियर ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और एज ए फिजिसिस्ट आपको इसका एक कंक्रीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की आवश्यकता आपको निश्चित रूप से पड़ती है। इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक कंक्रीट नॉलेज निश्चित रूप से हर एक फिजिक्स के स्टूडेंट को होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसा इंट्रोडक्शन में हम तो ऑलरेडी इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किए थे, लेकिन वहाँ केवल इंट्रोडक्शन में जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन बताया था। अब इसको डिटेल हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म मे बी सब डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। इसको दो ट्रांसफॉर्म के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले को कहते हैं इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरे को फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली जो इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसमें हम लोग तीन फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। पहला होगा जो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नॉर्मली हम लोग इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म ही डिफाइन ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग बात करते हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का, और उस साइन और कोसाइन फंक्शन का जनरली दो फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म भी हम लोग डिफाइन करते हैं साइन और कॉस फंक्शन के लिए, और उसके अलावा उसका हम लोग फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन करते हैं। ओके, जब आप फाइनाइट बोलते हैं इसका मतलब इंटीग्रल का जो लिमिट्स होगा वो फाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का मतलब इंटीग्रल का जो लिमिट्स होगा वो इनफाइनाइट होता है, एटलीस्ट एक लिमिट, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म और फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। कभी अगर सिंपली फूरियर ट्रांसफॉर्म आप बोलते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अंडरस्टूड होता है कि हम लोग इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए केवल अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म कभी निकालने के लिए पूछा जाए किसी फंक्शन का, तो आप समझिए कि आपको इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जैसा हमने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत अधिक यूज है, खास करके जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज वाइडली यूज्ड पर्टिकुलरली इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इस प्रेजेंट लेक्चर में हम सिर्फ एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, और वो है हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। साइन और कोसाइन फंक्शन के फाइनाइट और इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन आज हम केवल डिफाइन करने जा रहे हैं केवल कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म को। तो देखिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे हम डिफाइन करते हैं। दिस इज जस्ट डेफिनेशन, डोंट थिंक हाउ दिस रिजल्ट हैज़ बीन अचीव्ड।
ऐसे इसको समझा जा सकता है, लेकिन हमने जस्ट डेफिनीशन यहाँ पर आपको बताया है। तो मान लीजिए कि कोई हमारा फंक्शन है, सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन है यह डिफाइंड है फॉर एक्स के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज के लिए। इसका मतलब हमारा जो एक्स है दैट वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसी स्थिति में अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, एफ यहाँ देखिए कैपिटल एफ लिखा हमने, इस एफ ऑफ एक्स का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो इसको लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ जो यहाँ पहले आप देखते हैं इस करली ब्रैकेट के पहले, दिस इज इनफैक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। ये जो एफ है यह क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। जब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर, तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि वह फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एस के बराबर है, स्मॉल एफ ऑफ एस, then it is defined like this. This is defined as integral from minus infinity to plus infinity f of x times e to the power isx dx. ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर isx dx। एक्चुअली यहाँ करते क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका आप जानना चाहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसको इस ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नेल है, इनफैक्ट आप याद कीजिए फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर को ऑन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, हम लोग जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म जानना चाहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, उसको उसके लिए जो अप्रोप्रिएट कर्नेल होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ e टू द पावर isx इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नेल है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल x है दैट वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब ये जो जिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला और कहा कि वह फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, वास्तव में यह जो एफ ऑफ एक्स है जो गिवन फंक्शन है वह इस एफ ऑफ एस का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं, वह सिंपली एफ ऑफ एक्स होगा। और किसका यह इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है? तो एफ ऑफ एस का। तो इस पर अगर एफ ऑफ एस पर अगर ऑपरेटर लगाया जाए एफ इन्वर्स का मतलब है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। जब यह इस एफ ऑफ एस पर ऑपरेटेड होगा आपको यही ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। एंड हाउ इट इज डिफाइंड? कन्वेंशनली इसको डिफाइन किया जाता है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई टू द पावर माइनस isx ds। ध्यान से देखिए, यहाँ s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ध्यान देना है कि जब कर्नेल हम इस पहले वाले इक्वेशन 1a में e टू द पावर isx लिखे थे, तो दूसरे में जब इन्वर्स उसका लेंगे तो उस स्थिति में कर्नेल को लेंगे e टू द पावर माइनस isx। ध्यान दीजिए, प्लस वहाँ लिया तो यहाँ लेंगे माइनस। ये जो डेफिनीशन है इनफैक्ट ऐसा नहीं कि जो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे और यही डेफिनीशन मिलेगा। इनफैक्ट यू विल फाइंड दैट सम डिफरेंट डेफिनीशंस ऑफ दिस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट बुक्स बाय डिफरेंट ऑथर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर हम को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग वे से डिफाइन करते हैं तो उसका अलग अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सारा जो डेफिनीशन है वो आप देखेंगे कि वह कंक्लूजन सेम ही देता है, लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग अलग ऑथर अलग अलग फॉलो करता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि इस जो अभी हमने डेफिनीशन दिया, इस डेफिनीशन में इक्वेशन 1a को देखो। जब आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया तो वैसी स्थिति में यहाँ जो कोफिशिएंट है इस इंटीग्रल का वह 1 है। इंटीग्रल के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाइड है।
जबकि इक्वेशन 1b को देखिए कि यहाँ जो इंटीग्रल का कोफिशिएंट है वह है 1/2 इनफैक्ट यही जो कोफिशिएंट है ये डिफरेंट ऑथर डिफरेंट लेता है, उससे इस फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू है और जो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है उसमें तो फर्क आएगा, लेकिन उसका कोई अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन जब उस रिजल्ट का करेंगे तो वो सेम ही बात को बताएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज और इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट ऑल फॉर्म्स in which you will define the Fourier transform will have not the different significance। उसका different significance नहीं होता है, सबका same significance है और सभी same conclusion देता है। तो देखिए कि different author क्या और definition follow करता है, उसको हमने इस remarks में आपको बताया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कुछ author है जो इक्वेशन 1a में आपने देखा था कि इंटीग्रल का कोफिशिएंट था 1 और 1b में कोफिशिएंट था इंटीग्रल का 1/2π। कुछ ऑथर इस 1 और 1/2π दोनों के जगह पर एक ही कोफिशिएंट यूज करता है और वह कोफिशिएंट है 1/√2π। अक्सर जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में जब इसका यूज पढ़ेंगे तो अक्सर इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। कोफिशिएंट दोनों जगहों पर 1/√2π ही फिजिकल प्रॉब्लम में अक्सर लिया जाता है, जैसा कि आप देखेंगे जब फिजिक्स में इसका यूज करेंगे तो। सो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो हम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो फर्क कुछ नहीं, पहले वाली ही सब बात होगी, केवल जहाँ 1 लिखा था उसके जगह पर अब आप क्या लिख रहे हैं 1/√2π। इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x, f जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है उसको f ऑफ x पर ऑपरेट कराया, आपको उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आप मानते हैं f ऑफ s और उसको अब डिफाइन करेंगे 1/√2π इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू +∞ f ऑफ x टाइम्स e⁻⁻⁻⁰ dx। सब कुछ सेम रहा, केवल क्या हुआ कोफिशिएंट आपने बदल दिया, यहाँ पर 1 के जगह पर 1/√2π एंड इट इज आल्सो करेक्ट। और हमने कहा कि फिजिक्स के दृष्टि से ये डेफिनेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अक्सर फिजिसिस्ट इसी डेफिनेशन को यूज करता है। ठीक है, फिर अगर इसका इन्वर्सन फॉर्मूला लेंगे तो इन्वर्सन फॉर्मूला फिर हो जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ s दैट विल बी इक्वल टू fx, और फर्क कुछ नहीं, सिर्फ 1/2π जहाँ था उसके जगह पर अब क्या लिख रहे हैं 1/√2π एंड इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू +∞ f ऑफ s e⁻⁻⁻⁰x ds। ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए ये जो कर्नेल हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 2a में अथवा 1a में लिखा था e⁻⁻⁻⁻⁻x, इसके जगह पर कर्नेल को e⁻⁻⁻⁻x भी लिख सकते हैं, प्लस के जगह पर माइनस भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म में कर्नेल को e⁻⁻⁻x लिख लिया तो इन्वर्सन फॉर्मूला में आपको e⁻+ISX लिखना होगा, ठीक उसका उल्टा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए कि जो कुछ ऑथर है उसको इस रूप में भी डिफाइन करता है। हमने क्या किया, f ऑफ fx जो f ऑफ s के बराबर है उसको लिख दिया इंटीग्रल -∞ टू +∞ f ऑफ x e⁻⁻⁻ISX dx। ओके, एंड इन्वर्सन फॉर्मूला फिर लिखेंगे 1/2π इंटीग्रल -∞ टू +∞ f ऑफ s e⁻+ISX ds। फर्क आप देख सकते हैं, जब आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म में कर्नेल को e⁻⁻⁻ISX लिख लिया तो इन्वर्सन फॉर्मूला में प्लस लिखना, ध्यान रखना कि दोनों में इस सेम साइन नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। या फिर इस पर डेफिनेशन में कोफिशिएंट के रूप में दोनों जगहों पर हम लोग 1/√2π लिख सकते हैं
जैसा कि आप देखिए कि हमने यहाँ मेंशन किया है। तो सारा चीज़ वही है, आप इसको इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट जहाँ 1 था उसके जगह पर 1/√2π ले लिया, और जहाँ 1/2π था फिर उसके जगह पर 1/√2π ले लिया। ठीक है, तो या तो कर्नेल को e⁻+isx लिखेंगे, तब इन्वर्सन फॉर्मूला में लिखेंगे e⁻−isx। लेकिन अगर आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म में कर्नेल को ही लिख लिया e⁻−isx, तो इन्वर्सन फॉर्मूला में ले लेंगे e⁻isx। ओके, तो ये जो इक्वेशंस आपको अभी तक मिला है, इक्वेशन 1a और 1b, या 2a और 2b, 3a और 3b, या 4a और 4b, एक्चुअली इसको हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फूरियर, FT मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। आप अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं तो ठीक उसी तरह से आप उसका इन्वर्सन फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो और फिर उसका इन्वर्सन फॉर्मूला से इन्वर्सन निकालो, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा जो यह एस यहाँ पर है, उसको जनरली हम लोग फिजिक्स में जब यूज करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टिकुलर रूप से, तो एस के जगह पर के लिखा रहता है। लेकिन उसके पहले हम एक बात करना चाहते हैं। आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन क्या यह फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करेगा? ये जो f ऑफ s है, क्या इसका हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा? आंसर होगा नो। फूरियर ट्रांसफॉर्म एक गिवन फंक्शन f ऑफ x का तभी एग्जिस्ट करता है जब एक्चुअली दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, और वह दो कंडीशन क्या है? एक को कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। एक्चुअली अभी हमने डिरिचलेट कंडीशन आपको बताया नहीं है, लेकिन आगे के लेक्चर में इसमें हम आपको डिरिचलेट कंडीशन भी बताएंगे। तत्काल आप याद रखिए कि दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ s विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइज द डिरिचलेट कंडीशन। साथ ही साथ एक दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप इस फंक्शन f ऑफ x के मॉड का इंटीग्रल ले लेते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞, फंक्शन केवल f ऑफ x का, और अगर वह फाइनाइट आवे, वह इनफाइनाइट नहीं हो, अनडिफाइंड नहीं हो, बल्कि वह डिफाइन हो जाए, उसी कंडीशन में आप कहते हैं कि s के सारे वैल्यू के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) एग्जिस्ट करेगा। देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि इफ f ऑफ x सेटिस्फाइज द डिरिचलेट कंडीशंस एंड दिस इंटीग्रल, यही हम आपसे कह रहे थे, ध्यान से देखिए, इंटीग्रल -∞ टू +∞ मॉड ऑफ f(x) dx, यह इंटीग्रल अगर फाइनाइट आता है, इनफाइनाइट नहीं, उसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ s, वह s के सारे वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। ओके, तभी यह सारे वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यही fs तब कहलाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। ठीक है, साथ ही साथ जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आप जिस फंक्शन f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं और आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है f ऑफ s, ऐसी स्थिति में यह फंक्शन स्विंग उस f ऑफ x का क्या कहलाता है? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको कहते हैं इनवर्स। f ऑफ x को कहेंगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो फिजिक्स में अक्सर हम लोग यूज करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने के समय ये सब बात बहुत यूज नहीं होता है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ने के समय खास करके क्वांटम मैकेनिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो उस समय एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है जो निश्चित रूप से हम लोग एस्यूम करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि वह सेटिस्फाइड होता है। और वह कंडीशन क्या है?
कि अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी के तरफ टेंड करता हो या माइनस इन्फिनिटी के तरफ, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वैसे इक्वल लिखना बहुत करेक्ट नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं समझने के लिए कि इफ़ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी देन योर fx विल बी इक्वल टू 0, and when x is equal to minus infinity then again this fx will be equal to 0। ऐसे मैथमेटिकली करेक्ट होता है टेंड करते हुए कहना, चूंकि इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड चीज़ है, इसीलिए x बराबर इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना मैथमेटिकली बहुत करेक्ट नहीं है, कहना चाहिए टेंड करता है। समझने के लिए लिखा है कि अगर x इनफाइनाइट है या x माइनस इनफाइनाइट है तो इस दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x के लिए fx का जो मान है वह 0 हो जाता है। जैसा अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है तो याद करो, जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, वेव फंक्शन की बात करते हैं तो वेव फंक्शन भी हमारा अगर साई ऑफ x है, वेव फंक्शन क्या है, साई ऑफ x, तो वहाँ हम लोग वेव फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वैलिड वेव फंक्शन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में, वहाँ कहते हैं कि दिस साई ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो सोचो कि ये जो वेव फंक्शन है साई ऑफ x, ये एक्चुअली हमारा इसी फंक्शन f ऑफ x के जैसा चीज़ है। इसलिए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए या फिजिकल प्रॉब्लम में अक्सर हम ऐसा देखेंगे कि दिस फंक्शन f ऑफ x, जिसका आप फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं, दैट वेरी फंक्शन टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। हम उम्मीद करते हैं आपने इस बात को समझा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक बात ध्यान से यहाँ पर सोचिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनीशन में हमारा जो एक्सपोनेंशियल है, उस एक्सपोनेंशियल के आर्गुमेंट के रूप में s इंटू एक्स आया है, उसके आर्गुमेंट के रूप में नहीं, आर्गुमेंट के रूप में आया है। आय तो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है आयोटा, और एक्सपोनेंशियल का जो पावर होगा, आर्गुमेंट होगा, उसे निश्चित रूप से नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल जैसे e टू द पावर x, तो x डेफिनेटली नंबर होता है, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए कि अगर तुम e टू द पावर x को एक्सपेंड करते हो तो क्या लिखते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। अब 1 है नंबर, तो 1 में x ऐड करेंगे तो नंबर में तो नंबर ही ऐड कर सकते हैं ना, इसका मतलब x क्या है, नंबर है, और यहाँ पर उस x के जगह पर है s इंटू एक्स, s इंटू एक्स, तो s इंटू एक्स को नंबर होना चाहिए, और नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है, नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस। इसलिए s इंटू एक्स डायमेंशन लेस होगा। फिजिक्स पढ़ने के समय अक्सर आप देखेंगे कि जब इस फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज होता है तो जहां हमने s सिंबल अभी यूज किया उसके जगह पर k का यूज रहता है, और एक्चुअली k अथवा kx कह सकते हैं, उसका यूज रहता है। एक्चुअली यह k है वहाँ क्या, जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वास्तव में यह वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेव वेक्टर का, या उसको वेव वेक्टर का x कंपोनेंट कहते हैं। और जो वेव वेक्टर होता है उसका डायमेंशन होता है L इनवर्स, लेंथ का इनवर्स, 1 बाय लेंथ वेव नंबर, 1 बाय लेमडा, लेमडा अगर वेवलेंथ है तो 1 बाय लेमडा को वेव नंबर कहते हैं, या 2 पाई बाय लेमडा को वेव नंबर कहते हैं, और लेमडा लेंथ है, इसलिए वेव नंबर का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनवर्स। और x तो x कोऑर्डिनेट को, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो sx के जगह पर फिजिक्स में अक्सर रहेगा kx, और अगर इसका डायमेंशन निकालें तो k का डायमेंशन वेव नंबर होने के कारण लिखेंगे लेंथ इनवर्स, मतलब या L इनवर्स भी कह सकते हो, और x का हो गया लेंथ, तो ये कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। सो जो आर्गुमेंट है हमारे
एक्सपोनेंशियल का वह आर्गुमेंट एस एक्स या के एक्स वह क्या होता है, वह डायमेंशनलेस होता है, वह एक नंबर है। फिजिक्स में हम लोग जब खास करके वेव थियरी पढ़ते हैं तो वहाँ एक दूसरा भी कॉम्बिनेशन आता है, और वह कॉम्बिनेशन आता है ओमेगा इंटू टी का। मतलब जहाँ वेरिएबल एक्स है डिस्टेंस वाला, उसके जगह पर टाइम आता है, और जहाँ वेव वेक्टर आप के लेते हैं वहाँ पर साइक्लिक फ्रीक्वेंसी या कहते हैं सर्कुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आता है। फिजिक्स के प्रॉब्लम में अक्सर आएगा यहाँ पर ओमेगा टी या के एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा साइक्लिक फ्रीक्वेंसी है या जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या आप उसको सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसका डायमेंशन होता है टाइम टी इनवर्स, और टाइम का टी, तो टाइम इनवर्स इनटू टाइम अगेन डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो फिजिक्स वाले प्रॉब्लम में अक्सर जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो एस एक्स के जगह पर अक्सर आपको मिलेगा के एक्स या ओमेगा टी, और दोनों स्थिति में आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि वह डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये फिजिक्स पढ़ने के समय हम लोग ऐसा देखेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैथमेटिक्स एक तरह से पढ़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक डेफिनीशन है उसे याद रखना होगा, और उस पर आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जाता है जिसको सॉल्व करना होगा। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसका, हम अभी इस लेक्चर में उसकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हमने आपको केवल डेफिनीशन बताया, वो अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का, साइन और कोसाइन का भी नहीं बताया, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। लेकिन इस डेफिनीशन को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डेफिनीशन का वह क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने एक लिया है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब अभी के प्रॉब्लम में हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वह दिया हुआ है कितना के बराबर, ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये आपको निकालना है। अब याद कीजिए कि कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का तो आपने 4 तरह का डेफिनीशन देखा, लेकिन चारों डेफिनीशन में फ़र्क होता है कोफिशिएंट में या कर्नेल में। आप उस इक्वेशन 1a, 2a, 3a अथवा 4a किसी का यूज करेंगे, आपका यह प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा उसका आंसर सही कहलाएगा। कोई भी आप कर सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक से ज़्यादा डेफिनीशन यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई आप एक फॉलो करिए। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, इस प्रॉब्लम को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन जो है वह कहता है कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, और इसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको जानना है। ओके, अब डेफिनीशन कहता है कि एफ ऑफ एफ एक्स, या जिसको आप एफ ऑफ एस लिखते हैं, वह कितना के बराबर। देखो हमने जो शुरू का डेफिनेशन लिखा था वही लिखा, आप यहाँ पर 1/√2π भी लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है। आगे अगर आंसर में क्या फ़र्क होगा वह लिखने से वो डायरेक्ट लिख देंगे। इंटीग्रल -∞ to +∞ एफ ऑफ एक्स, बट व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन दिस प्रॉब्लम? In this problem, f of x is equal to e raised to the power minus mod of x, वह लिख दिया, और फिर कर्नेल लिखा e to the power isx। जैसा हमने अभी आपसे कहा था कि आप यहाँ पर e to the power minus isx भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई जो इच्छा हो वह आप लिख सकते हैं, और उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट में अंतर दिखेगा, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम रहेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ इंटीग्रल का लिमिट है -∞ to +∞, और
ई पर जो पावर के रूप में है वह है माइनस मॉड ऑफ एक्स। जब आप मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं इसका मतलब एक्स का आपको पॉजिटिव वैल्यू भी लेना है और नेगेटिव वैल्यू भी लेना है। एक्स नेगेटिव भी लेंगे और एक्स पॉजिटिव भी लेंगे, ध्यान दीजिए। तो अगर हम इस लिमिट को जो माइनस इन्फिनिटी से रन करता है प्लस इन्फिनिटी तक, अगर हम लिमिट केवल नेगेटिव वाला ले लें, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इसका मतलब हुआ कि आप x का वैल्यू नेगेटिव केवल कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर x नेगेटिव लेंगे तो वैसी स्थिति में यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तब e पर पावर हो जाएगा x प्लस x। इसका मतलब कि लिमिट जब लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तो x को क्या लेना है, माइनस, और माइनस पहले भी है, दैट विल बिकम प्लस। So this will be e to the power ix e raised to the power isx dx। अब जब आप लिमिट्स लेंगे जीरो टू इन्फिनिटी, इसका मतलब अब आप बात कर रहे हैं x के पॉजिटिव वैल्यू का, और x अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये माइनस तो यहाँ मौजूद रहेगा जो पहले माइनस है, इसलिए तब e टू द पावर माइनस x इसका वैल्यू लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि जब आपने x नेगेटिव लिया तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ हो गया e टू दी पावर प्लस x। लेकिन जब लिमिट लेंगे x का जीरो टू इन्फिनिटी, इसका अर्थ हुआ कि हमको अब x का केवल पॉजिटिव मान लेना है, और वैसी स्थिति में यह माइनस बरकरार रहेगा और e पर पावर हो जाएगा माइनस x एंड टाइम्स e टू दी पावर isx dx। अब तो सिंपल सा इंटीग्रल हो गया, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो, e टू दी पावर x टाइम्स e टू दी पावर isx, आप इसको क्या लिख सकते हैं, e टू पावर को ऐड कर दीजिए तो e रेज टू दी पावर 1 प्लस is इंटू एक्स डी एक्स, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर प्लस isx, तो दिस विल बी e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस isx। माइनस अगर कॉमन ले लें और साथ ही साथ माइनस एक्स का ये कॉमन ले लें तो दिस विल बी e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस 1 माइनस isx dx। ओके, और अब आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला सबको पता होगा कि e टू दी पावर प्लस माइनस ax का इंटीग्रल क्या होता है, दिस इज e टू दी पावर प्लस माइनस ax डिवाइडेड बाय प्लस माइनस a। सबको यह फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ a के जगह पर है 1 प्लस is। ओके, सो दिस विल बी e रेज टू द पावर 1 प्लस isx डिवाइडेड बाय 1 प्लस is। लिमिट्स हो गया आपको माइनस इन्फिनिटी और जीरो, एंड प्लस e टू दी पावर माइनस 1 माइनस isx, इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस 1 माइनस isx डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस is। लिमिट हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमको लिमिट पुट करना है, साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ जो यह माइनस साइन है वह इस प्लस साइन को माइनस कर देगा। लिमिट पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि जब आप जीरो लिमिट पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, इस पर ध्यान दो, e टू दी पावर जीरो जो हो जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस is। फिर दूसरा लिमिट रखेंगे e टू दी पावर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, बट e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। ओके, फिर सेकेंड टर्म में जब आप लिमिट पुट करेंगे पहला इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बाय दिस मच। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, फिर e टू दी पावर जीरो पुट करेंगे जो 1 होता है। तो ये सब आप जानते हैं, ये सब हमको बोलना भी नहीं चाहिए, आप समझते हैं इस बात को। सो दिस आफ्टर सब पुटिंग द लिमिट्स what will be your result, this will be see here, e raised to the power 0 divided by 1 plus is minus e raised to the power minus infinity by 1 plus is, and वही माइनस बाहर आ गया।
अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई एस, अब माइनस e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई एस, बट e टू द पावर 0 इज 1 एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर का जो दूसरा टर्म है वो 0 हो गया, हमने उसको लिखा भी नहीं। फर्स्ट टर्म हो गया 1 बाय 1 प्लस आई एस, ठीक है। अब सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो 0 होता है, इसलिए यहाँ फर्स्ट टर्म ही 0 हो गया। और सेकंड टर्म है e टू द पावर 0 जो 1 होता है, तो 1 बाय 1 माइनस आई एस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो दिस इज 1 ओवर 1 प्लस आई एस प्लस 1 बाय 1 माइनस आई एस। अब एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, तो रिजल्ट हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, 1 प्लस आई एस इंटू 1 माइनस आई एस। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में देखो, पहले आई एस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, और 1 प्लस आई एस इंटू 1 माइनस आई एस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सो दैट विल बी 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर होता है -1, सो दिस विल बी 1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, अब यहीं पर सोचिएगा, डेफिनीशन में हम 1 बाय रूट 2 पाए ले करके चलते, 1 बाय रूट 2 पाए जो डेफिनीशन में आता है वह ले करके आप चलते, तो आपका आंसर क्या होता, सब में शुरू से ही मल्टीप्लाइड रहता 1 बाय रूट 2 पाए, तो इतना ही फर्क होता है कि दिस विल बी 1 बाय रूट 2 पाए इंटू 2 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, यही आता है। इससे क्या हुआ, वैल्यू तो बदला 1 बाय रूट 2 पाए से, लेकिन इसका जो फंक्शनल फॉर्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका जो फिजिकल मीनिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो यू कैन यूज एनी डेफिनीशन विच आई हैव प्रोवाइडेड अर्लियर। बात समझ भाई, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनीशन है ये आपको समझ में आया होगा, और इसको यूटिलाइज करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपने समझा होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अदर फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फिर इसके डिफरेंट प्रॉपर्टी का, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिलेशन क्या होता है, इन सारी बातों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।